हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं नीट के लिए या जेई मेंस के लिए। 12th वाले भी कर सकते हैं या 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। साथ में अगर जो अपने एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम या उसके साथ में भी करना चाहते हैं नीट की या जेई की तैयारी, ठीक है ना। उसके लिए आपको हर चैप्टर में बच्चों बेस्ट 100 क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। बढ़िया, मतलब एकदम लाजवाब करके ना मजा आ जाएगा। आप कहीं पे भी कोचिंग करते हो या मेरे पास ही पढ़ रहे हैं वे बच्चे, या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब हम यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं, वीडियो को खोलिए, उस वीडियो में पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर वो आपको ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आपसे हो गया है तो वीडियो को आगे बढ़ा के आंसर चेक कर लीजिए कि क्या मैंने वही आंसर लिखवाया है जो आपका आया है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। टॉप क्लास 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में से मिलेंगे। बस 100 क्वेश्चन लगा लो और नीट और जेई मेंस की टेंशन खत्म, फिजिक्स की, ठीक है। बाकी की टेंशन आपको खुद से करनी है। मेरी जो टेंशन आपकी खत्म करनी है मेरे को, वो है फिजिक्स की, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से बेस्ट वाले 100 क्वेश्चन लगाएंगे। शीट भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जब पूरी शीट जो है बन जाएगी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन चल ही रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप यहाँ से देखते जाएंगे और शीट्स डाउनलोड करके उसमें 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाएंगे। चाहे वहाँ से कर लो, लेकिन साथ में बेस्ट ये है कि आप लोग यहीं से क्वेश्चंस को करो, यहीं पे ट्राई करो, साथ साथ करो मेरे। और थोड़ा सा स्पीड धीमा लगे तो 1.5 1.7 पे 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरी स्पीड आपको धीमी लगती है तो, नहीं तो आप जनरल स्पीड में कर सकते हैं। एक चैप्टर के अगर आपने ये 100 क्वेश्चन लगा लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए नीट या मेंस का क्वेश्चन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, आसानी से आप कर पाओगे। उसी टाइप के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो उसी को फोकस रखते हुए सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे लेवल के आपको करने को मिलेंगे। देखो, लेवल से मेरा मीनिंग ये नहीं होगा कि मैं एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा, इस उसमें एडवांस के नहीं कराऊंगा। एक लेवल मेंटेन करके रखना है बस। जेई मेंस और नीट लगभग दोनों का एक ही लेवल है, तो उसी लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। एडवांस की सीरीज शुरू करेंगे तो कभी भविष्य में, फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टॉपिक 1 है। तो ये जो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, ये पहले 12th वाले टॉपिक्स को हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। पहले 12th के लगाएंगे, फिर 11th के लगाएंगे। चलो, पहले 12th वाले टॉपिक में पहला ही चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, मैंने लिख दिया है। उसमें जो टॉपिक 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ। तो अगर आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं या मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज अगर पढ़ ली होगी और कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया होगा तो आप इसको आसानी से ट्राई कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में ये 4 अलग अलग पार्ट है, ये ऑप्शन नहीं है, 5 है, बेसिकली 5 पार्ट है, ये ऑप्शन नहीं है, 5 अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन समझ लीजिए, 5 कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, डज द मास ऑफ बॉडी चेंज व्हेन इट इज चार्ज्ड। पहले मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लगाया है जो आपकी थ्योरेटिकली आप कितना स्ट्रांग हुए हैं, या ये कह लीजिए कंसेप्ट आपको कितने अच्छे से समझ में आया है, इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, डज द मास ऑफ बॉडी चेंज व्हेन इट इज चार्ज्ड। जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो क्या उसका मास चेंज होता है। तो देखो भाई, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो बॉडी प्लस चार्ज हो जाती है, हाँ ठीक है। और जब भी किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो बॉडी माइनस चार्ज हो जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट आपने अपने कोचिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब भी हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो प्लस चार्ज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो माइनस चार्ज हो जाएगी, ठीक है, हो गई। तो यहां पे सवाल पूछा है कि क्या बॉडी के मास पे फर्क पड़ेगा, मास पे,
सोच के बताओ, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, किसी बॉडी का मास है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या उसका मास कम नहीं हो रहा? सर इलेक्ट्रॉन में तो बहुत छोटा सा मास होता है। अरे होने दो यार, कितना भी छोटा हो मास तो है। आप उसमें से अगर मान लीजिए 1 क्विंटल है, मान लीजिए 100 kg है, और उसमें से 1 ग्राम भी निकालोगे तो मास तो कम हुआ ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भले ही कितना ही छोटा पार्टिकल हो, मास तो इसमें होता है। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इसमें से कुछ मास जो है वो बाहर निकल जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 10 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उस बॉडी पर मास की कमी आ जाती है, मतलब मास की डेफिशिएंसी आ जाती है बच्चों। मास की कमी आ जाती है, उसमें मास कम हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो नेगेटिव चार्ज में जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन पहले से उस पर जो भी कुछ था, जो मास था उसका, इलेक्ट्रॉन और मिल गया एक्स्ट्रा, मास बढ़ गया। मतलब यहां पे मास क्या हो रहा है? एक्सेस हो रहा है, या मास इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बच्चों? आप इसका आंसर करेंगे कि इसने पूछा था कि क्या बॉडी पर मास चेंज होता है? हाँ होता है। आप लिखोगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी पर मास जो है वो डिक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी मतलब मास उसका बॉडी का डिक्रीज हुआ। और नेगेटिव चार्ज बॉडी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गए। नेगेटिव चार्ज बॉडी है, उसको इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव चार्ज बॉडी मतलब उसमें से मास जो है, मास इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ बच्चों। ठीक है। तो बस पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि मास तो चेंज होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बी वाले पार्ट में बोला है कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो सेम चार्ज की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? देखो इस सवाल को अगर हम ऐसे सोचें कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो हमने तो आज तक यही सीखा है कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होगा। इस पे इधर लगा, इस पे इधर लगा, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन है बच्चों, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है। पढ़ा तो यही है, लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है कि क्या दो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट भी कर सकती है? क्या हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है? वैसे तो दो चार्ज बॉडी, सेम चार्ज बॉडी, सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को हमेशा रिपेल करती है। क्या अट्रैक्ट कर सकती है? कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि अट्रैक्ट कर ले? सोचो, खुद से सोच के करो, पॉज करके वीडियो को खुद सोच के बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं क्या ऐसा सिचुएशन बन सकती है नहीं। वैसे जनरली क्या होता है, दो प्लस चार्ज की बॉडी है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो माइनस चार्ज की, सिमिलर चार्ज है, माइनस चार्ज की बॉडी है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता तो नो बोलो, और हो सकता है तो यस बोलो। हो सकता है तो सिचुएशन बताओ। चलो मैं बताता हूं। देखो ऐसा हो जाए, अगर इसे हटा दूं जरा, अगर ऐसा हो जाए कि एक बॉडी पे चार्ज काफी ज्यादा है, मतलब इस बॉडी पे जो चार्ज है वो काफी ज्यादा है, बहुत बड़ा चार्ज है, और दूसरी बॉडी पे जो चार्ज है वो काफी कम है, काफी कम। इस पे क्यू चार्ज है, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है। हमें ये पता है कि कैपिटल क्यू काफी ज्यादा है स्मॉल क्यू से, तो सर फिर भी इनके बीच में तो रिपल्शन ही होगा? नहीं होगा रिपल्शन, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन होगा क्या कि इस ज्यादा चार्ज की वजह से इस बॉडी पर इंडक्शन से
निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, तो देखो इस पे क्या होने वाला है, इस पे अब इंडक्शन हो जाएगा। इस बॉडी पे चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है पर कम है, इस पे काफी सारा प्लस चार्ज है। तो जब इसके सामने ये बॉडी आएगी तो इस पे इंडक्शन हो जाएगा, इस प्लस चार्ज के सामने इधर वाली सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जितना ये प्लस चार्ज है उतना ही ये माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस चार्ज आ जाएगा। सर प्लस चार्ज कहां जाएगा? वो दूर वाली सरफेस पे यहां इकट्ठा हो जाएगा। ये दूर वाली सरफेस, पहले से प्लस चार्ज कुछ था थोड़ा सा, वो भी इसी के साथ ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। दूर वाली फेस पे प्लस चार्ज, पास वाली फेस पे माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज वाली फेस इसके ज्यादा पास है, इनके बीच का गैप कम है, और प्लस चार्ज वाली फेस जो है वो ज्यादा दूर है, उनके बीच का गैप ज्यादा है। जब गैप कम होता है तो फोर्स ज्यादा लगता है, और गैप ज्यादा होता है, इनके बीच में फोर्स जो लगेगा वो तो कम लगेगा क्योंकि इनके बीच में गैप ज्यादा है बच्चों। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग लगेगा क्योंकि इनके बीच में गैप कम है, गैप कम है। मान लो ये गैप यहां से यहां तक का ये वाला 2r है, और ये गैप मान लो यहां से यहां तक का r है, तो ये गैप कम होने की वजह से इधर फोर्स ज्यादा लगेगा, डबल लगेगा 2f, और इधर वाले पे फोर्स जो लगेगा वो लगेगा मान लो f। अब सोचो इस बॉडी पे, इस बॉडी ने दो फोर्स लगाए, इधर की तरफ f और इधर की तरफ 2, मतलब इधर की तरफ तो f, लेफ्ट की तरफ तो 2f और इधर f। तो नेट किधर लगेगा? इस F2F में से ये F माइनस होके इस तरफ आ जाएगा, ये F चार्ज, वो सॉरी F फोर्स। तो ये जो F फोर्स होगा ये इसका नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा ये इसका F, और इस बॉडी को ये बॉडी खींच लेगी। देखो दोनों प्लस चार्ज बॉडी थी, लेकिन एक बॉडी पे काफी कम चार्ज था, एक बॉडी पे काफी ज्यादा चार्ज था, उसकी वजह से यहां पर इंडक्शन हो गया। इस फिनोमिना को, पास वाली सरफेस पे इसके अपोजिट चार्ज आ गया, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इंडक्शन। तो ये इंडक्शन हो गया यहाँ पे। इंडक्शन की वजह से इनके बीच में क्या लगने लगा बच्चों? इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगा, रिपल्शन के बजाय। है ना अजीब बात? शायद ना सुनी हो आपने, लेकिन अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, पर ये इंडक्शन की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया। ठीक, तो आपने खुद से इसको करके देखा हो और आंसर आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे वाले पार्ट की। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब यहां से अगला जो हमारा था सी पार्ट, सी पार्ट को देखते हैं बच्चा। सी पार्ट में बोला, हाउ डू यू फाइंड आउट ए बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है? तो देखो, किसी भी बॉडी के चार्ज होने का जो श्योर, या ये कह लो जो उसका ट्रू टेस्ट है, श्योर टेस्ट है, वो होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन होता है। अगर कोई बॉडी चार्ज है, मान लो, मुझे नहीं पता वो चार्ज है या नहीं, वो किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, ध्यान रखना, ये बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, तो वो 100% चार्ज है, फिर उस पर चार्ज है Q। अगर वो दोनों रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, तो जिस बॉडी को आपको चेक करना है, दूसरी बॉडी के साथ उसे रख के देखो कि अगर उन दोनों के बीच में रिपेल है, रिपल्शन है, तो 100% वो बॉडी चार्ज है। पहली बॉडी भी चार्ज है और दूसरी बॉडी भी चार्ज है, दोनों बॉडी चार्ज है। तो बॉडी को देखने का तरीका कि वो चार्ज है या नहीं, तो इनका ट्रू टेस्ट होता है रिपल्शन। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर, रिपल्शन, repulsion is the true test for
check the charging of body. Check the charge on body. किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज चेक करने का जो ट्रू टेस्ट होता है वो रिपल्शन होता है। ऐसा क्यों सर कि रिपल्शन से ही हमें पता चलेगा कि ये चार्ज है? अट्रैक्शन होगा तब भी तो चार्ज होंगे? नहीं, अट्रैक्शन तो बिना चार्ज के भी हो जाता है। जैसे मान लो एक बॉडी चार्ज है ये क्यू, और जिसे मुझे चेक करना है उसे मैं इसके पास ले आया। अब देखो क्या होगा, जब मैं इसके पास लाया तो इनके बीच में हो गया इंडक्शन। मतलब इस भाई ये वाले जो प्लस चार्ज है इसकी सरफेस पे इधर प्लस चार्ज है, मान लो क्यू प्लस चार्ज है, तो ये क्यू सामने वाली बॉडी पे माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे इस सरफेस पे अट्रैक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा, और उधर वाली सरफेस पे इतना ही प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। इसे ही तो इंडक्शन कहते हो आप। इंडक्शन में बॉडी चार्ज नहीं होती, बस उसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरफ प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्लस को देख के इधर माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया। अब ये प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये दोनों पास पास हैं, और दूर वाली सरफेस पे यहां से ये दूर सरफेस है, ये दूर है, इनके बीच में होगा रिपल्शन। तो ये इसको अगर इधर खींचेगा 2F फोर्स से, और इसको इधर रिपेल करेगा F फोर्स से, तो नेट इस तरफ इसमें फोर्स होगा F, इस तरफ एक फोर्स आ गया F नेट, नेट फोर्स आ गया इस पे F। देखो इसका मतलब कि ये बॉडी चार्ज नहीं थी, अनचार्ज थी। अनचार्ज बॉडी थी, ये चार्ज थोड़ा ही ना था इस पे, अनचार्ज बॉडी थी, फिर भी इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। मतलब कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ खींच सकती है, बस शर्त यह ये कंडक्टर होना चाहिए। इंसुलेटर पे इंडक्टर इतने अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है ना। इंसुलेटर पे करता है लेकिन इतने अच्छे से नहीं काम करता। उसकी दूर वाली फेस पे और पास वाली फेस पे कंडक्टर होगा तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो बस आप ये समझो कि इस बॉडी ने इस बॉडी को अट्रैक्ट किया। क्यों किया? जबकि ये चार्ज नहीं थी फिर भी अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इस पे इंडक्शन हो गया। इंडक्शन से पास वाली फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूर वाली फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पास वाली जो फेस है उसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, दूर वाली फेस को रिपेल कर रहा है। अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो कुल मिला के तो नेट फोर्स अट्रैक्शन का ही बनाना। तो इस तरफ इसने इसको खींच लिया, ये अट्रैक्शन आ गया इसके बीच में, नेट फोर्स अट्रैक्शन का बन गया। ओ यार क्या हुआ, ये तो चार्ज भी नहीं थी फिर भी इसने इसको खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो आपने कैसे पता लगा लिया कि अट्रैक्शन से आप इसको ये कह सकते हो कि ये बॉडी चार्ज है? इसीलिए तो कहते हैं अट्रैक्शन हमारा जो है वो ट्रू टेस्ट नहीं है। अट्रैक्शन तो बिना चार्ज वाली बॉडी के ऊपर भी अट्रैक्शन आ सकता है, रिपल्शन कभी नहीं आता। रिपल्शन तो तभी आएगा ना जब रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, और रिपल्शन फोर्स तब होगा, रिपल्शन फोर्स तब होगा जब वो बॉडी चार्ज होगी। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि रिपल्शन फोर्स आ जाए। तो मतलब यहां से समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। समझो कि ये बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि वो चार्ज है। लेकिन अगर वो बॉडी रिपेल हो रही है तो 100% वो बॉडी चार्ज है। तो ये वाली बॉडी तभी चार्ज बोली जाएगी जब उसमें रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो फिर बॉडी वो चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। 100% आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉडी चार्ज है। समझो, तो अट्रैक्शन इज नॉट ए ट्रू टेस्ट टू सी द चार्जिंग ऑन बॉडी, बट रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट टू चेक द चार्ज ऑन बॉडी। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सी वाला जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट। हाउ डू यू फाइंड आउट ए बॉडी इज चार्ज और नॉट? आप कैसे पता लगाएंगे कि बॉडी चार्ज है या नहीं? तो हम पता लगाएंगे रिपल्शन से। अगर उसमें रिपल्शन बन रहा है तो बॉडी चार्ज है, अदरवाइज बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इज द थर्ड होल इज इन, थर्ड होल इज प्रोवाइडेड इन ए सॉकेट। ये इन लिखा गया, ये इज है, इज प्रोवाइडेड इन ए सॉकेट। देखो आप घरों में जो सॉकेट्स यूज करते हो, डी पार्ट,
घरों में ये सॉकेट्स इस टाइप के यूज किए जाते हैं जिनमें आप अपना प्लग वगैरह लगाते हो, तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से थर्ड होल दिया जाता है। ये दो होल, तो ये जो दो वायर आप लगाओगे तो एक होल में इसमें चली जाएगी, एक होल में इसमें चली जाएगी। ये तीसरा होल क्यों दिया जाता है? ये बेसिकली थर्ड होल दिया जाता है बच्चों ग्राउंडिंग के लिए या अर्थिंग के लिए। देखो इसका अपना पर्पज है, कोई ऐसा नहीं, कोई भी फालतू का काम कोई नहीं करता। ये जो थर्ड होल दिया जाता है ये ग्राउंडिंग के पर्पज से दिया जाता है, ठीक है। ग्राउंडिंग का पर्पज ये है कि इस थर्ड होल में से जो कनेक्ट वायर है वो सीधे ग्राउंड में जाके टच है, ग्राउंडेड हो रखी है, ग्राउंड के साथ टच है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लो हम कोई अप्लायंस यूज कर रहे हैं, मान लो हम फ्रिज यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज करते करते हम उस पर क्या कर रहे थे, उसको साफ कर रहे थे, साफ कर रहे बढ़िया से रगड़ रगड़ के, वो चार्ज हो गया, फ्रिज पे चार्ज आ गया। अब फ्रिज रखा है कहाँ? फ्रिज रखा है एक प्लास्टिक के स्टैंड के ऊपर। तो जब हमने उसको कपड़ा मार के रगड़ रगड़ के साफ किया, मेटल की बॉडी है फ्रिज की, मान लीजिए फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर की मेटल की बॉडी है और प्लास्टिक के स्टैंड के ऊपर वो रखा है, कपड़े से रगड़ रगड़ के हमने उसको साफ किया, तो फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाएगा, हो गया चार्ज। अब क्या होगा चार्ज होने के बाद? तो चार्ज होने के बाद वो आपको शॉक दे सकता है, मतलब आप उसको अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो उसमें से जो चार्ज है वो एकदम आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपको लगेगा झटका। अगर उस झटके से बचना है तो फ्रिज की वायर के अंदर 3 वायर आएंगे, वायर के अंदर 3 अलग अलग वायर होंगे, 2 इसमें लगेंगे, तीसरा ग्राउंड वाले में लगेगा। वो क्या रहता है, फ्रिज की बॉडी से टच रहता है वो वायर, और यहां पे आके इसमें आके कनेक्ट हो जाता है, इसमें आके कनेक्ट हो जाता है। और ये कहां से कनेक्ट है? ग्राउंड से कनेक्ट है। तो मतलब फ्रिज की बॉडी को अल्टीमेटली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हमने। जैसे ही उस वायर को इसके साथ टच किया, यहाँ पे इसमें लग गया वो, तो फ्रिज की जो बॉडी है वो ग्राउंड के साथ टच हो गई, और ग्राउंड ने उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज था फ्रिज की बॉडी के ऊपर सारा खींच लिया, और हम शॉक लगने से बच गए, झटका लगने से बच गए। है ना कमाल का साइंस? तो ये इसीलिए दिया जाता है तीसरा होल कि ताकि हम अपने अप्लायंसेस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसके शॉक से बच सके। तो थर्ड होल के साथ कनेक्ट रहता है एक वायर जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है, और साथ में जो अप्लायंस है उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। तो जब वो इसमें लगेगा तो वो सीधा हमारे अप्लायंस की बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है और सारा एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर चला जाता है, शॉक से बच जाते हैं। चलो नेक्स्ट ई पार्ट, यहां को लिख देता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ई पार्ट जो है वो क्या है आपका? कैन ए फोटोन बी चार्ज्ड? क्या एक फोटोन को चार्ज किया जा सकता है? तो भाई साहब नो, इसका आंसर होगा नो, नहीं, नेवर। क्यों? वजह क्या दोगे आप इसकी? तो वजह आप इसकी दोगे, हम इसको इसलिए नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि फोटोन में रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होने से क्या मतलब हुआ सर? फोटोन में मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा मास के अंदर समाई हुई होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास की, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। आप उस मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज के बिना मास हो सकता है लेकिन मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी में मास होगा m तो उसके ऊपर चार्ज हो सकता है +q या -q, दोनों चार्ज हो सकते हैं। लेकिन अगर मास 0 हो जाए तो कभी भी उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, दोनों चार्ज यहां से हट जाएंगे, चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए फोटोन के ऊपर कभी चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि उसका मास 0 है। याद रखना, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहां से लिख सकते हैं चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास।
मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब आप कहोगे पहले क्वेश्चन में ही सर आधा घंटा लग गया, है ना? नहीं नहीं, धीरे धीरे स्पीड पकड़ जाएंगे, सब होने लगेंगे। आप थोड़ा फास्टली देख सकते हैं, मेरी बात प्रॉपर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फास्ट के चक्कर में ये नहीं कि आप बातें छोड़ते चले जाओ, ठीक है? जो क्वेश्चन अपने आप से हो जाए उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, उसका आंसर देख लो केवल, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन चार्ज ए कंडक्टर नेगेटिवली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किस तरह से चार्ज किया जा सकता है किसी कंडक्टर को, नेगेटिव चार्ज करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करके। बड़ा आसान है सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, फिलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके पास एक चार्ज कंडक्टर लेके आएंगे जिसपे प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज फैला हुआ तो पूरे पे रहता है, लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज को हम इस कंडक्टर के पास लेके आएंगे, इसमें हो जाएगा इंडक्शन। इंडक्शन क्या करेगा, इंडक्शन ना जो इस प्लस चार्ज के पास वाली फेस है उस पे माइनस चार्ज को इकट्ठा कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा कर देगा, और दूर वाली फेस पे उतना ही प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। मतलब आप इसमें ये कह सकते हो कि इस प्लस क्यू के सामने इकट्ठा हो गया माइनस क्यू, और इधर माइनस क्यू तो बाहर वाली सरफेस या दूर वाली फेस पे इकट्ठा हो गया बच्चों प्लस क्यू। तो सर क्या इससे ये चार्ज हो गई बॉडी? नहीं, चार्ज नहीं हुई, पर इस बॉडी पर एक तरफ माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया, एक तरफ प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया। इसी फिनोमिना को हम इंडक्शन कहते हैं। लेकिन अब भी अगर इस पर टोटल चार्ज देखा जाए, क्यू नेट देखा जाए, तो अब भी इस पर क्यू नेट 0 है, क्योंकि माइनस का क्यू और इधर वाली फेस पे प्लस का क्यू, तो नेट चार्ज तो अब भी 0 है सर। चार्ज थोड़ा ही ना बदल गया, नेट चार्ज तो अब भी, जब ये इसको पास लेके नहीं आए थे, इंडक्शन नहीं हुआ था, तब भी चार्ज 0 था, अब भी 0 है। लेकिन हम इसको अगर चार्ज करना चाहते हैं तो इस वाली फेस को हम ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे, मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट। ये अर्थ का सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है, इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। तो ये सारा चार्ज यहां से निकल के ये वाला चार्ज सारा निकल के अर्थ में चला जाएगा। अब अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ये क्यों नहीं गया सर? क्यों? क्योंकि ये तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन से बंधा है ना, यहां तो अट्रैक्शन लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है यहां पे, इस पे तो फोर्स लगा हुआ, और इनके प्लस और प्लस के बीच में क्या है? रिपल्शन है, रिपल्शन। यार क्या है ये? रिपल्शन लगा हुआ है, तो रिपल्शन की वजह से ये जाना चाहता है यहां से। आपने इसको रास्ता दे दिया, आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ये सारा चार्ज निकल के इसके अंदर चला जाएगा, इस वाली फेस पे 0 चार्ज रह जाएगा। ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लगा हुआ है, तो ये इसलिए नहीं जाएगा। तो इधर वाली फेस पे तो चार्ज जो का तो बचा रहेगा, माइनस ही रहेगा, और इधर वाली का सारा चार्ज चला जाएगा। क्या ये बॉडी जो कि पहले, ये वाली बॉडी तो हम लाए थे अपनी तरफ से, लेकिन ये वो बॉडी है जिसको चार्ज करना था हमें, क्या ये चार्ज हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। अब इस पर आ चुका है माइनस का क्यू चार्ज, सिर्फ इधर वाली फेस का चार्ज बचा, इधर वाली फेस का, इधर वाली का तो गायब हो गया। तो हमने इसको चार्ज कर दिया किस मेथड से? इंडक्शन के मेथड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहला सवाल सॉल्व। आगे इसने पूछा कैन वी ट्रांसफर होल चार्ज ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस सवाल को ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो तो पता चलेगा आपको। चलो क्वेश्चन क्या है, आपने ट्राई कर लिया होगा आई थिंक, समझते हैं। कैन वी ट्रांसफर होल चार्ज ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी पर चार्ज है, मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर की पूरी फेस पे, सरफेस पे चार्ज फैला रहता है बराबर, इस पे क्यू चार्ज फैला हुआ है, प्लस का क्यू, ठीक है। क्या हम इसका सारा चार्ज किसी को दे सकते हैं? किसी भी मेथड से,
इसको आपस में रब करके किसी के साथ, या इसको टच करके, या इंडक्शन से, अर्थिंग करके, कुछ भी मेथड लगाओ, इसका सारा चार्ज किसी और को देना है। दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए नहीं दे सकते, मान लो आपने इसको एक वायर से किसी ऐसी बॉडी के साथ टच कर दिया जिसपे चार्ज नहीं है, जीरो है चार्ज, आपने इसको टच कर दिया तो ये चार्ज इसमें जाने लगेगा, लेकिन आधा चार्ज जाके रुक जाएगा, ये ना, आधा चार्ज जाके रुक जाएगा, आधा चार्ज इस पे हो जाएगा, आधा इस पे हो जाएगा, आधा इस पे हो जाएगा बच्चों, आधा चार्ज जाके रुक जाएगा। अब इस पे रह गया आधा चार्ज, आधा इस पे चला गया, पूरा तो नहीं गया ना, हमें पूरा भेजना था, तो ये तो काम कर नहीं रहा। अर्थ कर दो सर, ये इसने तो काम किया नहीं, चलो इसने नहीं किया, तो इस बार हम दूसरा मेथड लगा के सोच लेते हैं, अर्थ कर देते हैं इसको। चलो अर्थ कर देते हैं इसको, अगर अर्थ कर दें तो इसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। हाँ ये सच है कि अर्थ में लगभग सारा चार्ज चला जाता है, बहुत माइनर सा चार्ज बचता है, मतलब कुछ तो बचता है ना। इसने तो बोला कि क्या होल चार्ज बॉडी का ट्रांसफर किया जा सकता है, तो अर्थिंग में इस पे बहुत थोड़ा बहुत चार्ज बचेगा, हम तो उसको जीरो ही मान लेते हैं, हम तो ये मान लेते हैं बचा ही नहीं कुछ, चला गया सारा चार्ज, हम तो यही मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ा बहुत चार्ज बचता है, क्या वो भी भेजा जा सकता है? अर्थिंग भी काम नहीं कर रहा, सारा चार्ज नहीं जा रहा, इससे भी बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाना चाहिए। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स है या कमी है या प्लस चार्ज है तो सारा का सारा प्लस चार्ज चला जाना चाहिए, एक भी ना बचे। है कुछ ऐसा तरीका? तरीका बताते हैं आपको। एक तरीका है, अगर आप इस बॉडी को मान लो इस पे पूरी पे प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर आप एक काम करो, इसे एक कंडक्टिंग सरफेस के अंदर बंद कर दो। कंडक्टिंग सरफेस मेटल से बनी हुई सरफेस, तो मेटल से बनी हुई सरफेस के अंदर इसको बंद कर दो। बंद करके अब इसमें से एक वायर लेके इस बाहर वाली सरफेस के साथ कनेक्ट कर दो। इसका बॉडी का सारा चार्ज बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा। इस बॉडी का एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली फेस पे आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज। वजह साफ है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर को चार्ज कहीं भी दो, लेकिन वो सारा का सारा फैलेगा जाके बाहर वाली फेस पे, अंदर जरा सा भी चार्ज नहीं रुकेगा। तो अब ये जो बाहर वाली फेस है, ये तो इसके लिए, मतलब ये जो बाहर वाली शेल बनाई है हमने, ये तो इसके लिए बाहर वाली सरफेस का काम करेगी ना, क्योंकि आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया दोनों को, अब तो ये एक ही कंडक्टर बन गया। तो एक ही कंडक्टर के लिए तो ये जो बाहर वाली शेल है ये आउटर सरफेस का काम करेगी, और आउटर सरफेस का काम करेगी तो इसका चार्ज अंदर क्यों रुकेगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा सारा, और अंदर कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। अंदर कुछ भी चार्ज देखो ये नहीं बचेगा, लो जी अंदर खत्म चार्ज, ठीक है, सारा का सारा चार्ज अंदर जीरो रह गया, सारा का सारा चार्ज बाहर आ गया। ये तरीका है इसको करने का, बस ओनली, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, डज होल चार्ज इज ट्रांसफर टू अर्थ ड्यूरिंग अर्थिंग ए चार्ज बॉडी। क्या जब हम किसी बॉडी को अर्थ करते हैं तो सारा चार्ज चला जाता है? नो, ये तो अभी बताया था मैंने, सारा नहीं जाता, बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन हम यही मानते हैं कि सारा चला गया। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम तो यही मानेंगे कि सारा चार्ज चला गया, लेकिन बहुत माइनर सा चार्ज बचता है, तो इसलिए इसका आंसर तो आप नो ही लिखोगे कि सारा नहीं जाता है, थोड़ा सा बच जाता है। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। व्हेन ए बर्ड सिट्स ऑन ए हाई पावर ट्रांसमिशन वायर इट गेट्स नो शॉक। व्हाई? जब एक बर्ड बैठी हुई होती है, मान लीजिए ट्रांसमिशन वायर है, हाई पावर ट्रांसमिशन वायर है, आपके घरों में जो बिजली आ रही है वो खंबे लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं इस तरीके से, ये खंबा है, इधर भी एक खंबा लगा हुआ है, और इधर से इधर वायर्स लगे हुए हैं।
इनके ऊपर बैठी है एक बर्ड, ये लो, ये बर्ड बैठी है, ठीक है, अच्छी बना दी मैंने, सुंदर सी। तो ये बर्ड को शॉक क्यों नहीं लग रहा? अब कहने वाले कहेंगे कि सर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये न्यूट्रल वाले वायर के ऊपर बैठी है। नहीं, मान लो ये करंट वाले के ऊपर ही बैठी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उसमें बैठी है, उसके ऊपर ही बैठे, तो क्यों नहीं लग रहा? तो सर इसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? देखो, इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन या ये कह लो करंट इसकी बॉडी में क्यों नहीं जा रहा? इलेक्ट्रॉन, करंट, चार्ज एक ही बात है। तो वो इसकी बॉडी में क्यों नहीं जा रहा? इसको शॉक क्यों नहीं लग रहा? जबकि अगर हम किसी वायर को ऐसे पकड़ लें तो हमें एकदम से शॉक लगता है, उसको नहीं लगता। नहीं, हमें भी नहीं लगेगा अगर हम भी इसकी तरह ऊपर जाके बैठ जाएं। हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम जब भी किसी वायर को छूते हैं, टच करते हैं, तो हमारी बॉडी ग्राउंड के साथ टच रहती है। अगर हम इसको यहां से पकड़ के छू ले, मान लो इसको पकड़ के छू लिया हमने, ये कोई आदमी है, इसने पकड़ के इसको छू लिया, ठीक है, तो इसमें से एकदम से चार्ज निकलेगा और हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। हमें इसलिए शॉक लगता है क्योंकि वायर में से चार्ज निकलता है, करंट निकलता है, चार्ज होता है करंट, आगे पढ़ेंगे, तो चार्ज करंट निकलता है, हमारी बॉडी से होते हुए सीधा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी से होते हुए सीधा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। तो ग्राउंड के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी से निकल कर जाएगा। जब हमारी बॉडी से निकल कर जाएगा तो हमें शॉक लगेगा, शॉक लगेगा, एकदम से झटका लगेगा। उसको नहीं लगता क्योंकि उसकी बॉडी ग्राउंड से टच नहीं है। बर्ड की बॉडी ग्राउंड से टच नहीं है, वो सिर्फ वायर से टच है। तो इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी में घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकल के जाने की जगह चाहिए ना। निकल के जाने की जगह कहां मिलेगी? अगर ग्राउंड से टच हो तो, ठीक है ना। तो हमें शॉक लगेगा क्योंकि ग्राउंड से टच है, यहां से इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी से निकल के ग्राउंड में चले गए, जाने की जगह चाहिए। अब एक तो मेथड हो गया इसको इस तरह से समझाने का, आप इस तरह से समझ सकते। एक मेथड है पोटेंशियल वाला मेथड, वो हम पढ़ेंगे जब अगले चैप्टर में, बढ़िया से समझ में आएगा। फिर भी समझा रहा हूं मैं आपको। होता क्या है कि जब ये बर्ड इस वायर के ऊपर बैठी है तो जो इस वायर का पोटेंशियल है, जो इस वायर का पोटेंशियल है, वही उसी पोटेंशियल पर बर्ड की बॉडी है, सेम पोटेंशियल पे। अब सेम पोटेंशियल पे करंट नहीं चलता। जबकि अब इस आदमी की बात करो, ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा है। अब ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट और मान लो वायर का पोटेंशियल है 230 वोल्ट। ठीक है, तो हमारी बॉडी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, वायर का पोटेंशियल है 230 वोल्ट। जैसे ही हमने उसको छुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तुरंत हमारी बॉडी से करंट जो है ग्राउंड में चला गया। इलेक्ट्रॉन्स, करंट, चार्ज, कुछ भी कह लो, तो तुरंत करंट हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में पहुंच गया। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट चलता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट चला। हमें झटका इसलिए लगा क्योंकि हमारी बॉडी थी 0 पोटेंशियल पे, वायर था हाई पोटेंशियल पे, हाई से लो की तरफ करंट निकला, हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला गया, हमें झटका दे गया। बर्ड बैठी है ऊपर, बर्ड की बॉडी 230 वोल्ट पे है, 230 वोल्ट पे है, वायर भी 230 वोल्ट पे है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा। पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट चलता है, हाई पोटेंशियल से लो। अब इसकी बॉडी भी 230 पे है, वायर भी 230 पे है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस बन ही नहीं रहा। हाई पोटेंशियल किसे कहोगे? दोनों 230 है, तो इसलिए इसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन घुसते ही नहीं, इसकी बॉडी में करंट घुसता ही नहीं। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। दोनों तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया। चलो अगला पढ़ते हैं जरा, आगे क्या दिया है। ये हो गया डी वाला। ई, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉल अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो सिमिलर चार्ज बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? ये तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिया था शायद, ये तो हो गया, इंडक्शन से बताया था आपको। ये दो सिमिलर चार्ज बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, देखो पिछले वाले में।
हाँ, सिमिलरली चार्ज बॉल, ये बी वाला था, देखो बी वाला यही है सेम। कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक सवाल 2 बार लिखा गया, इसको मैं कटवा दूंगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो है 2 बार लिखा गया, इसकी जरूरत नहीं, ये मैं समझा चुका हूं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, ए टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड बाय स्पेशल कंडक्टिंग रबर, वाई। देखो एयरक्राफ्ट मतलब आप कह लो एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज मान लो, ठीक है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का जो टायर बनाए जाते हैं ना, वो स्पेशल टाइप की रबर होती है। बढ़िया सा एरोप्लेन तो मेरे से बनाना आता नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही बस काम चलाऊ सा बना रहा है। ये एयरक्राफ्ट ही मान लो कोई, क्योंकि जब ये नीचे उतरते हैं ना, मान लीजिए यहाँ इनके ये टायर है, ये टायर, तो ये टायर जो है अजीब सा बन गया। तो टायर जो है ये स्पेशल रबर के बनाए जाते हैं। ये रबर ना थोड़ी सी कंडक्टिंग टाइप की होती है, ये रबर, मतलब इनमें करंट चल सकता है, ऐसी रबर होती है ये, ठीक है। क्यों बनाया जाता है ऐसा, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट हवा में चलेगा तो हवा के फ्रिक्शन के साथ ये हो सकता है इसकी बॉडी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाए, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी हो जाए। जब ये नीचे उतर के आएगा, हमने मान लो इसको गलती से हाथ लगा दिया जाके, तो हमें बहुत जोरों का झटका लगेगा, क्योंकि क्या पता इसकी बॉडी पे कितना चार्ज है, और हमने जाके इसको छू लिया। तो आप कहोगे कि सर नहीं, क्यों, ये तो जब नीचे उतर जाएगा ग्राउंड के साथ टच हो जाएगा, सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। नहीं भाई, अगर रबर के टायर हैं तो चार्ज इसकी बॉडी पे ही रह जाएगा। इसीलिए तो इसके टायर्स को कैसा बनाया जाता है, स्पेशल रबर से। वो रबर कंडक्टिंग होती है, इस पे जितना भी चार्ज है, अब वो जो कंडक्टिंग रबर है, कंडक्टिंग रबर की हेल्प से वो सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल रबर से इसके टायर बना दोगे तो वो सारा चार्ज इसकी बॉडी पे ही रह जाएगा, और बॉडी पे रह जाएगा तो हम जैसों को शॉक लग सकता है अगर हमने इसको जाके छू लिया तो, ठीक है ना, इसलिए बनाए जाते हैं। तो पहला समझ में आ गया होगा आपको कि स्पेशल रबर से क्यों बनाया जाता है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, ए कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर्स, इट attracts small pieces of paper after contact, these suddenly fly away, why। बढ़िया सवाल। अगर हम एक कॉम्ब लें, कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स में रब करें इस तरीके से, और उससे पेपर के छोटे छोटे पीस देखें, तो उनको उठाया जा सकता है, उनको अट्रैक्ट कराया जा सकता है। अट्रैक्ट करा के दिखाऊं, देखो मैं दिखाता हूं, एक मिनट। देखो बच्चों, मैं एक कॉम्ब लेके आया हूं, और ये है पेपर के छोटे छोटे पीसेस, आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये तो ये छोटे छोटे पीसेस है। अब इसको मैं रब करता हूं बालों के साथ, हेयर्स के साथ। अब मेरे में तो है नहीं, मतलब मैंने तो ऑयल लगा रखा है, तो मैं अपने बच्चों के बालों के साथ कर लेता हूं, ठीक है, बच्चे यहीं बैठे हैं। अब देखो, ये मैंने इसको चार्ज कर लिया, इसको, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसके पास लाते हैं तो क्या होता है। एक मिनट, दोबारा करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, हुआ था ये देखो, ये अट्रैक्ट हुए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अट्रैक्ट हुए, और अट्रैक्ट होके चिपक के इसके तुरंत वापस चले गए। यही तो बताना है मुझे इस क्वेश्चन में। लो, करके दिखा दिया मैंने आपको। अब यहां से ये पूछा इन्होंने कि एक कॉम्ब को अगर ड्राई हेयर्स के साथ रब करें, जैसे मैंने किया, और छोटे छोटे पेपर के पीसेस के साथ इसको टच कराने की कोशिश की जाए, टच नहीं कराना, उनके पास लेके जाना है, तो वो एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे और टच होके उससे तुरंत वापस भी आ जाएंगे। ये कहा है, आफ्टर कॉन्टैक्ट दीज सडनली फ्लाई अवे। जैसे ही वो उससे कॉन्टैक्ट करेंगे,
मतलब पेपर के पीसेस कॉम पे जाके कॉम पे पहुंचेंगे, उससे 1 मिनट कॉम पे पहुंचेंगे। बहुत देर से इसको यूज नहीं किया था तो ये अपने आप ऑफ सा हो जाता है। तो कॉम पे जैसे पहुंचेंगे तो पहुंचने के तुरंत बाद उस पर टच होंगे, टच होके तुरंत वापस चले जाएंगे, एकदम उससे सडनली दूर चले जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? तो देखो इसे समझते हैं, बी पार्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये है हमारा कॉम्ब, इस टाइप से ये है कॉम्ब। कॉम्ब को जब हमने ड्राई हेयर्स के साथ टच किया, ये हो गया चार्ज, इस पे आ गया चार्ज, इस पे आ गया क्यू चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज की वजह से अब हुआ क्या होगा? 1 मिनट। तो मैं कह रहा था कि इस पे चार्ज आ जाता है। तो ये है हमारे पास कॉम्ब, इसको हमने ड्राई हेयर्स के साथ रब किया तो ये तुरंत चार्ज हो जाती है, ये हो जाती है निगेटिव चार्ज। इस पे आ गया मान लो बच्चों माइनस का क्यू चार्ज। अब ये माइनस का क्यू चार्ज इस पे जो आया है इस कंघी के ऊपर, अब मान लीजिए यहां पड़े हैं छोटे छोटे पेपर के पीसेस इस तरीके से, तो ये पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्या वजह? क्योंकि पेपर के पीसेस पर इंडक्शन की वजह से पास वाली फेस पर प्लस चार्ज और दूर वाली फेस पर माइनस चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। तो वो पास वाली फेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो कंघी है, ये कॉम्ब है, ये पास वाली फेस को अट्रैक्ट करती है इस तरीके से, अट्रैक्ट करते हैं और ये तुरंत पेपर के पीसेस जाके इस पे चिपकने लगते हैं, मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब होगा क्या? जैसे ही ये पेपर के पीसेस इस पे जाके अट्रैक्ट होंगे और मान लीजिए ये कंघी और ये एक पेपर का पीस जाके इस पे यहां चिपक गया, तो चिपकते ही हो जाएगा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? बॉडी का जो चार्ज है, कंघी के ऊपर जो चार्ज है, टच होने की वजह से वही चार्ज इस पेपर के पीस पे आ जाएगा माइनस। अब पेपर के पीस पे भी माइनस चार्ज है, कंघी के ऊपर भी माइनस चार्ज है। पहले तो इनके बीच में अट्रैक्शन था, किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से। लेकिन अब इसके ऊपर माइनस चार्ज आने की वजह से इनके बीच में तुरंत रिपल्शन आ जाएगा और ये पेपर का पीस तुरंत अपनी जगह छोड़ के वापस गिर जाएगा नीचे, क्योंकि अब इनके बीच में रिपल्शन है। तो होता क्या है कि कंघी से आपने जब उसको रब किया, अट्रैक्ट कराया, अट्रैक्ट हुए, वो एकदम जाके उस पर चिपक के कंडक्शन की वजह से कंघी का माइनस चार्ज पेपर पे आ गया और माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन है, तुरंत पेपर माइनस चार्ज से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि पेपर पे भी माइनस चार्ज आ चुका है और कंघी पे भी माइनस चार्ज है, तो वो तुरंत फिर टच होके वापस भी भागता है। तो यही लिखा है, ए कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर्स, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। पेपर को, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है। आफ्टर कॉन्टैक्ट, जैसे ही वो जाके उसको टच करेगा, सडनली फ्लाई अवे, फिर वापस भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। वाई? क्यों? मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि पहले इंडक्शन की वजह से उनके बीच में, इंडक्शन की वजह से उनके बीच में आया अट्रैक्शन, और जैसे ही वो जाके उस पे चिपके, कांटेक्ट हुआ उनका, तुरंत हुआ कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है टच होने से जब बॉडी चार्ज होती है उसको कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन हुआ और पेपर के पीस चार्ज हो गए, उन पे भी माइनस चार्ज आएगा और माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन, तो वो एकदम से दूर भागेंगे, फ्लाई अवे। अवे का मतलब दूर भाग रहे हैं, फ्लाई अवे, दूर भाग रहे हैं उससे एकदम। ये होता है, हाँ होता है बिल्कुल। क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर टू चार्जेस इन मोशन? नहीं। कूलम्स लॉ के, जब कूलम ने लॉ दिया था उसका स्टेटमेंट आपको लिखवाया गया था क्लास में, तो उसमें साफ साफ लिखवाया गया था कि ये स्टैटिक चार्ज के लिए, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ is valid
for static point charges। स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड करता है बच्चों। ठीक है, तो चार्ज अगर मोशन में होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इन्होंने वैलिड कहा था तो आप लिखोगे नो, इनवैलिड है। इन्होंने पूछा था कि क्या ये वैलिड है, तो आप बस नो लिख दो, इनवैलिड की क्या जरूरत है, नो लिख दो, नहीं ये वैलिड नहीं है। आगे पढ़ो। Does the force on charge due to another charge depends on the charge present nearby? ये है बेसिकली सवाल आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है ये डी, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज रखा है प्लस एक चार्ज और रखा है, ये है प्लस का Q1, ये है प्लस का Q2। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। कूलाम ने बताया कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इन दोनों के बीच में ये फोर्स F लग रहा है, F। तो कूलाम ने बताया था दो बॉडी के 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स जो लगेगा दोनों पे बराबर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बराबर। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगा। बट अगर यहां पर हम ये कहें कि तीसरा चार्ज आ गया प्लस का Q3, तो क्या इस तीसरे चार्ज के आने से इन दोनों के बीच में जो पहला फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई साहब। तीसरे चार्ज के आने से पहले फोर्स जो भी कुछ लग रहा होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, ये बात अलग है कि अब इन दोनों के बीच में भी एक नया रिपल्शन लगेगा। मान लो इधर F डैश और इधर भी F डैश, इन दोनों के बीच में ये प्लस प्लस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक नया रिपल्शन होगा, लेकिन पुराने वाले रिपल्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जू का तू पहले भी F था, अब भी F है। इन दोनों के बीच में भी एक नया रिपल्शन होगा, मान लो इधर F डबल डैश और इसके लिए इधर F डबल डैश। तो ये नए फोर्स तो भले ही जनरेट हो रहे हैं, पुराने फोर्स पे नए चार्ज के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये फोर्स के लिए भी काम करता है बच्चों, फील्ड के लिए भी काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। चलो अगला पॉइंट पढ़ो। What will happen to flow a tap water when charged rod is brought near it? मान लीजिए एक मेरे पास टैप है, टैप बोले तो टंकी, टंकी बोले तो नल, उसमें से लगातार पानी बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है, नीचे बाल्टी रखी हुई, पानी जा रहा है। अगर इसके पास हम एक चार्ज रोड लेके आए, एक ऐसी रोड लेके आए जिसपे चार्ज है, ऐसी रोड लेके आए जिसपे चार्ज है, तो पता क्या होगा, ये जो पानी का फ्लो एकदम सीधा था ये इधर की तरफ चलने लगेगा, ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्ट, ऐसे नहीं गिरेगा तो नीचे ही, थोड़ा मैंने वैसे बना दिया इसको, गिरेगा तो नीचे ही, पर थोड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट होके ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। वजह इंडक्शन। अरे भाई साहब, ये प्लस चार्ज पानी की इधर वाली फेस पर माइनस चार्ज जनरेट कर देगी, माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी। दूर वाली फेस पर प्लस चार्ज होगा, इधर वाली पर प्लस चार्ज होगा। तो इंडक्शन की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इंडक्शन की वजह से भी अट्रैक्शन आता है। पास वाली सरफेस ज्यादा पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, दूर वाली फेस दूर है, रिपल्शन कम है, तो नेट अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से ये जो सीधे नीचे की तरफ बह रही थी थोड़ी सी साइड में होकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर तब नीचे की तरफ बहेगी, नीचे की तरफ चलती रहेगी, वो नीचे की तरफ ही, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करूंगा अगर इसको मैं उसमें दिखा सका आपको तो करके दिखाऊंगा आपको, क्या नाम, शॉर्ट्स में दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर मिल गया और ये हमारे कंप्लीट व्हाट विल हैपन, हाँ ये वाला हो गया।
ठीक है, हो गया, ये तो सारा हो गया। 3 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 नहीं बेसिकली ये 15 क्वेश्चन थे, एक एक में शायद 4 4 5 5 पार्ट थे, 15 शायद 14 15 क्वेश्चन के करीब हमने कर लिए। ठीक है, तो ये भले ये 3 हुए हैं पर इनमें कई पार्ट थे, सारे हमने सॉल्व कर लिए बच्चों। ठीक है, तो कल मिलते हैं आगे की वीडियो और आगे के क्वेश्चंस के साथ। 100 क्वेश्चन लगाने ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेवल के लगाएंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग कम से कम इतना तो कर दो यार कि वो 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएं। 1000 सब्सक्राइबर पे फिर मैं आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकूं, आप लोगों को क्लास लाइव दे सकूं, ताकि आप भी बैठे रहो मेरे सामने, मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, वो फिर सीधे सीधे हो जाती है, कोई ज्यादा झंझट ही नहीं होता। ठीक है ना, तो इतना तो करो, फटाफट उसे माइलस्टोन को उसे तो कंप्लीट कराओ। चलो खैर, मिलते हैं, कल मिलेंगे बच्चों।